नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए समकालीन कहानियों के संग्रह से वरिष्ठ लेखक गोविंद उपाध्याय की लिखी हुई कहानी इंतहा। गोविंद उपाध्याय जी पिछले 4.5 दशकों से कहानियाँ लिख रहे हैं। हंस, नया ज्ञानोदय, वागर्थ, कथादेश, पाखी, कादम्बिनी, कथाक्रम आदि न जाने कितनी ही देश की प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में उनकी कहानियाँ प्रकाशित होती रहती हैं। प्रस्तुत है उनकी लिखी कहानी इंतहा, मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। इस समय कॉफ़ी हाउस में 3 लोग बैठे थे। राघव आज भी नहीं आया था। ये चौकड़ी लगभग रोज ही यहाँ बैठती थी। 1-1.25 घंटे बैठते, अपना सुख दुख बतियाते, हंसी मजाक करते और दूसरे दिन आने का वादा करके अपने घरों की तरफ चले जाते। चारों की उम्र 30 से कम ही थी। वे स्कूल के समय के मित्र थे, खाते पीते परिवारों के बच्चे। पढ़ाई के बाद का कुछ समय जरूर तनाव में बीता था, नौकरी न मिल पाने का तनाव। लेकिन अब चारों को नौकरी मिल गई थी, वो भी इसी शहर में। अतः चौकड़ी टूटने से बच गई। लेकिन पिछले 1 सप्ताह से राघव नहीं आ रहा था। न आने का कोई भी कारण हो सकता था, घर में कोई समस्या या खुद का अस्वस्थ हो जाना। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। उसके न आने का कारण एक लड़की थी। राघव किसी लड़की से प्रेम करने लगा था और वो मित्रों के साथ बिताने वाले समय को उस लड़की के साथ बिता रहा था। राघव को नौकरी चारों मित्रों में सबसे बाद में मिली थी। वो बैंक में पीओ था। इस छोटे से शहर में कॉफ़ी हाउस जैसी चीज़ होना आश्चर्य की बात थी, लेकिन ये सदानंद जी का दिमागी फितूर था। उन्होंने सरकारी नौकरी से रिटायरमेंट के बाद एक कॉफ़ी हाउस खोला था। दरअसल इसको खोलने के पीछे उनके 2 मकसद थे। पहला, अपना खाली समय व्यस्त रखना, और दूसरा, अपने अल्प बुद्धि बेरोजगार बेटे को आर्थिक रूप से व्यवस्थित करना। वो फिलहाल इसमें सफल थे। मधुश्री कॉफ़ी हाउस नाम रखा था। मधुश्री उनकी पत्नी का नाम था। कॉफ़ी के अतिरिक्त यहाँ चाय, कोल्ड ड्रिंक के साथ बिस्कुट और चिप्स आदि भी मौजूद था। एक नौकर चाय और कॉफ़ी के लिए था, दूसरा लड़का सर्विस के लिए रखा था। एक बूढ़ी औरत भी थी जो जूठे बर्तन साफ करती थी। सदानंद जी इन चारों मित्रों से परिचित थे और कभी कभी फुर्सत के समय उनके पास बैठ जाते। तब काउंटर पर उनका बेटा बैठा होता था। सदानंद जी सीधे, सरल और मृदुभाषी थे। इस लंबी उम्र में उन्होंने ज़िंदगी के तमाम उतार चढ़ाव देखे थे। उनके पास ज़िंदगी का लंबा अनुभव था। जब वो उन चारों के टेबल पर बैठते, वो चारों उनसे कुछ नया सुनना चाहते हैं। सदानंद जी के पास किस्सों की पोटली थी। वो कोई ना कोई किस्सा सुना ही देते। कई दिन से राघव की अनुपस्थिति देखकर सदानंद जी उत्सुकतावश पूछ लिए, क्या बात है, आपका वो चौथा साथी नहीं दिखाई दे रहा है? सब ठीक तो है ना? हाँ अंकल, वो बिल्कुल ठीक है। आजकल वो प्रेम रोग से ग्रस्त है, इसलिए नौकरी के बाद का समय वो अपनी महिला मित्र के साथ व्यस्त रहता है। तीनों में से एक ने हंसते हुए कहा। सदानंद के मुस्कुराते चेहरे की चमक अचानक गायब हो गई। वो थोड़ा गंभीर हो गए। एक गहरी सांस खींची और ऊपर की तरफ हाथ जोड़ते हुए बोले, हे ईश्वर, इस बच्चे पर कृपा करो, उसको उसका प्यार मिल जाए। उसके बाद वो 1 मिनट तक बुदबुदाते रहे, शायद कोई प्रार्थना कर रहे थे। बाहर बारिश हो रही थी। इस समय उन तीनों के अलावा एक बुजुर्ग दंपति कोने में बैठा था। काउंटर पर सदानंद जी का बेटा बैठा हुआ था। बारिश थमने तक किसी ग्राहक के कॉफ़ी हाउस में आने की संभावना कम ही थी। तीनों लड़कों ने सदानंद जी को पास बैठने का अनुरोध किया। सदानंद जी खाली सीट पर बैठ गए। वो कुछ गंभीर दिख रहे थे। तीनों लड़के उनकी गंभीरता को देखते हुए कुछ देर चुप रहे। फिर एक लड़का गला खखाड़ते हुए बोला, क्या बात है अंकल, आप आज अचानक इतना गंभीर क्यों हो गए? सब ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ, बस एक पुरानी घटना याद आ गई। प्रेम को घृणा में बदलते हुए। प्रेम जब घृणा में बदलता है तो दोनों प्रेमी उसमें सारी उम्र जलते रहते हैं। सदानंद जी की आंखों में एक अजीब सा सूनापन तैर रहा था। शायद उनकी आंखें अतीत में देखने लगी थीं। तीनों लड़के उनकी तरफ देखने लगे। सदानंद जी फिर बुदबुदा रहे थे। शब्द होंठों से निकलने से पहले अपना अस्तित्व खो दे रहे थे। फिर वो अचानक वर्तमान में आ गए। लड़कों की तरफ देखकर मुस्कुराए। सॉरी यार, कभी कभी अतीत के जख्मों का दर्द उभर आता है। चलो तुम्हें आज एक किस्सा सुनाता हूँ। एक लड़की थी नैना, 2 भाई और 2 बहन।
घर में सबसे बड़ी बेटी थी, बहन उससे छोटी थी, उसके बाद दोनों भाई। पिता एक सरकारी कारखाने में काम करते थे। सरकारी कॉलोनी के 3 कमरों के मकान में रहते थे। तब नैना 11वीं में पढ़ती थी, नई नई जवान हुई थी। अब उसका दुनिया को देखने का नज़रिया बदलने लगा था। अब वो इस दुनिया को अपने ढंग से महसूस करना चाहती थी। तभी उसके बगल के लंबे समय से खाली पड़े मकान में एक नया परिवार आ गया। पति पत्नी और 2 बच्चे। लड़का 12वीं में पढ़ता था। लड़के को संतू कहकर बुलाते थे। संतू भी उसी स्कूल में पढ़ता था जिसमें नैना पढ़ती थी। दोनों का परिवार सीधा साधा और अपने काम से काम रखने वाला था। नैना और संतू एक साथ ही स्कूल जाते और साथ साथ ही लौटते। उस जमाने में सामान्य खाते पीते परिवारों में जवान होते लड़के लड़की की मित्रता वर्जित थी। इसलिए साथ साथ जाने का ये मतलब कदापि नहीं था कि वो दोनों एक साथ कॉलेज जाते थे। नैना लड़कियों के समूह में होती और संतू लड़कों के साथ। मोहल्ले के ज़्यादातर बच्चे उसी कॉलेज में पढ़ते थे। सरकारी स्कूल था, फीस नाम मात्र की, और संतू के मोहल्ले से मात्र 1 किलोमीटर दूर। यदि कभी नैना और संतू आमने सामने होते भी तो एक दूसरे को देखकर नज़रें झुका कर निकल जाते। संतू का फाइनल था। इसके बावजूद वो पढ़ाई लिखाई के प्रति ज़्यादा गंभीर नहीं था। कुछ ही दिनों में दोनों परिवारों में घनिष्ठता हो गई थी, लेकिन नैना और संतू एक दूसरे से दूर थे। फिर संतू का परिवार 15 दिन के लिए गांव चला गया। संतू के ननिहाल में विवाह उत्सव था। चूँकि संतू की फाइनल परीक्षा थी अतः पढ़ाई में व्यवधान न पड़े, इसीलिए उसे छोड़ दिया गया। संतू की देखभाल की जिम्मेवारी नैना के परिवार की थी। इतनी कहानी सुनाने के बाद सदानंद जी ने जग से गिलास में पानी डाला और एक ही सांस में गटागट पी गए। लड़कों की तरफ देखा और मुस्कुराए। बोर हो रहे हो ना? साधारण से लोगों की साधारण सी कहानी है, उबाऊ तो लगेगी ही। नहीं अंकल, प्लीज़ आप सुनाएं, हम तीनों उत्सुक हैं। एक लड़के ने प्रतिवाद किया और सदानंद जी अतीत में खो गए। बाहर तेज बारिश हो गई थी। मौसम का तापमान अचानक कम हो गया था। सदानंद ने गहरी सांस खींची और कहानी को आगे बढ़ाने के लिए सोचने लगे। संतू का परिवार चला गया। उसके खाने पीने का पूरा ख्याल पड़ोसी रख रहे थे। इसके लिए नैना दिन में उसके पास कई बार आने जाने लगी। तब संतू ने पहली बार उसे ध्यान से देखा था। नैना बहुत सुंदर थी, तीखे नाक नक्श और दूधिया रंग। नैना का आना संतू को अच्छा लगता। वो बहुत धीरे बोलती थी। बात करते समय निगाहें हमेशा नीचे रहती। वो उतना ही बोलती जितनी ज़रूरत थी। सुबह जब संतू नाश्ता कर रहा होता, वो उसके मेज़ पर फैली किताबें समेटती, उसके कमरे को व्यवस्थित करती। तीसरे दिन संतू से वो बहुत संकोच से बोली, क्या आज के लिए फिजिक्स की ये बुक ले जाऊं? संतू ने स्वीकृति में सिर हिलाया। शाम को उसने पुस्तक वापस कर दी। मेरे पास मित्तल एंड मित्तल है, उसमें एनर्जी वाला चैप्टर समझ में नहीं आ रहा था। आपको यदि वो पुस्तक चाहिए तो बताइएगा। वो मुस्कुराई। उसने संतू की आंखों से आंखें मिलाकर बात की थी। संतू भी मुस्कुरा दिया और बोला, जरूर। संतू अकेला था। सोचा था कि घर वालों के अनुपस्थित में दोस्तों के साथ मौज मस्ती करेगा, लेकिन सारा मज़ा गुड़ गोबर हो गया। नैना के रूप में एक ऐसा चौकीदार रख दिया गया था कि वो कॉलेज के अतिरिक्त कहीं आ जा नहीं सकता था। संतू के माता पिता के आने के एक दिन पहले कॉलेज से आने के बाद नैना ने कहा, कल चाची आ जाएंगी। आपने तो पूरे घर को कबाड़ बना दिया है, मेरी हेल्प करिए, साफ़ सफाई कर दूँ। 3 घंटे लग गए। पूरा घर चमकने लगा था। नैना संतू के काफ़ी पास आ गई थी। उसका शरीर पसीने से भीगा हुआ था। उसके शरीर से उठने वाली गंध संतू के नाकों तक पहुंच गई थी, फूले हुए सरसों के पौधों से निकलने वाली गंध जैसी। संतू को पहली बार नारी देह से उठने वाली गंध का रोमांच महसूस हुआ था। शायद तभी संतू के मन के किसी कोने में प्यार का अंकुरण हुआ था। लेकिन तब संतू को कहाँ पता था कि वह नैना से प्यार करने लगा है। सदानंद जी कुछ देर चुप रहे। शायद वो संतू के उस प्रेम के एहसास में स्वयं भी डूब गए थे। उनकी आंखों में एक चमक उभरी और जल्द ही वो फिर उदासी की चादर ओढ़े वर्तमान में आ गए। बच्चों, ये कहानी भी अभी तक तुम्हें एक साधारण सी प्रेम कथा ही लग रही होगी, शायद हो भी, इसीलिए बोल रहा हूँ, जब उबने लगना तो बता देना। सदानंद कहानी को आगे बढ़ाने के लिए सूत्र तलाशने लगे। 12वीं का रिजल्ट आया। संतू 2वीं श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ था। उसने राजकीय पॉलिटेक्निक में दाखिला ले लिया। प्रशिक्षण के लिए वो दूसरे शहर चला आया।
नैना का साथ छूट सा गया था। जब घर आता तो छोटी छोटी मुलाकातें होती जिसमें सिर्फ पढ़ाई की बातें होती, लेकिन ये संक्षिप्त मुलाकातें भी संतू को रोमांचित कर जाती। वैसे भी ये प्यार एक तरफा ही था। संतू तो उसे चाहता था, लेकिन क्या नैना भी उसे प्यार करती थी? इस सवाल का उत्तर तो नैना के ही पास था, पर नैना ने तो कभी ऐसा जाहिर नहीं किया था। धीरे धीरे 1 वर्ष और बीत गया। नैना को नर्सिंग कॉलेज में दाखिला मिल गया। ये संयोग की बात थी कि नर्सिंग कॉलेज उसी शहर में था जहाँ संतू पढ़ाई कर रहा था। यहाँ कोई रोक टोक तो थी नहीं, दोनों आज़ाद थे। उनका सप्ताहांत साथ साथ बीतने लगा। वो साथ साथ घूमते, लंच करते और फिर अपने अपने हॉस्टल चले जाते। नैना को स्टाइपेंड मिलता था, इसलिए वो ज़्यादा खर्च करती थी, जबकि संतू का पूरा खर्चा घर से आता था। तभी एक दिन नैना ने उसे बताया था, मैंने इस शहर को प्रथम वरीयता क्रम में चुना था और मुझे मिल गया। ये शहर ही क्यों? संतू जिसे संयोग समझ रहा था, वो शहर नैना की पहली पसंद थी। तब नैना ने बताया था कि प्रांत का सबसे बढ़िया नर्सिंग कॉलेज है ये। संतू के लिए ये जीवन के सबसे अच्छे दिन थे। वो ज़्यादातर नैना के बारे में ही सोचता था। वो नैना से कहना चाहता था कि वो उससे प्यार करता है, लेकिन नैना के सामने आते ही उसका साहस जवाब दे जाता। लेकिन एक दिन संतू ने साहस किया और सिनेमा हॉल के अंधेरे में उसने नैना का हाथ पकड़ लिया। नैना ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। पूरे समय संतू उसका हाथ थामे रहा। हॉल से बाहर आने के बाद संतू को नैना कुछ गंभीर लग रही थी। दोनों साथ साथ फुटपाथ पर चल रहे थे। संतू अचानक रुका। नैना उसे रुका हुआ देखकर खुद भी खड़ी हो गई। क्या हो गया, रुक क्यों गए? संतू उसके पास आ गए। नैना, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। और फिर आगे के शब्दों को बोलने का साहस बटोर ही रहे थे कि नैना हंसती। आप नहीं बोल पाओगे, मैं बोलती हूँ। संतू, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। जब पहली बार देखी थी तभी से। दोनों फुटपाथ पर खड़े थे। सड़क पर भरपूर ट्रैफिक था। संतू कुछ देर अवाक उसे देखता रहा और उसके बाद दोनों दीन दुनिया से बेखबर हंसते रहे। ठहाके वाली हंसी। दोनों की आंखें भर आईं हंसते हंसते। तीसरे वर्ष के अंतिम महीनों में संतू ने अपने प्रेम का इजहार किया था। नहीं, नैना ने प्रेम का इजहार किया था, या यूं कहा जाए दोनों ने एक साथ। 3 वर्ष तक वो उस शहर में साथ साथ रहे थे। नैना की ट्रेनिंग समाप्त होने के बाद वो उसी शहर में वापस आ गई। संतू का प्रशिक्षण तो 1 वर्ष पहले ही पूरा हो गया था। वो एक प्राइवेट कंपनी में काम करने लगा था। नैना के जाने के बाद उसका अब इस शहर में रुकने का बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा था। वो नैना के लिए ही तो रुका था। पिता चाहते थे कि बेटे को उनके विभाग में ही काम मिल जाता। इसके लिए वो संतू के प्रशिक्षण के समय से ही प्रयासरत थे। इसमें उन्हें सफलता भी मिली। कुछ दिनों बाद उनके विभाग में भर्ती की प्रतियोगी परीक्षा में संतू सफल रहा। साक्षात्कार के समय पिता का प्रयास काम आया। संतू भी 8-9 महीने बाद पिता के पास ही आ गया। संतू और नैना बिल्कुल अगल बगल थे। बीच में एक मोटी दीवार थी। उसे भेद कर उस पार जाना आसान नहीं था। वो घर से बाहर मिलते, लेकिन दोनों ही अपने परिवार को कुछ भी बताने का साहस नहीं कर पा रहे थे। अब वो नौकरी कर रहे थे, आर्थिक रूप से स्वावलंबी थे। इसके बावजूद घर के लोगों को अपने प्रेम संबंधों को बता पाना उतना आसान नहीं था। लेकिन दोनों के इश्क की आंच की तपन परिवार वालों को महसूस होने लगी थी। वैसे भी संतू कमाऊ पूत था। ढेर सारे रिश्ते आने लगे थे। शादी की उम्र हो ही चुकी थी। यहाँ भी नैना ने हिम्मत दिखाई और घर वालों को विवाह के लिए आ रहे रिश्ते से साफ इनकार कर दिया। मैं संतू से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूँगी। घर वालों को आज नहीं तो कल ऐसे ही किसी उत्तर की अपेक्षा थी। नैना के पिता पुत्री की बात पर गंभीर तो हुए, पर क्रोधित नहीं हुए। ठीक है, संतू से ही विवाह करो, लेकिन क्या उसका परिवार इस अंतर्जातीय विवाह के लिए राजी होगा? संतू से बोलो कि वो पहले अपने परिवार से सहमति ले। नैना ने संतू को यह बताया। संतू सुनकर सोच में पड़ गया। नैना, मेरे घर वाले इस विवाह के लिए कदापि नहीं मानेंगे, बल्कि हंगामा खड़ा कर देंगे। फिर मैं क्या बोलूँ अपने घर वालों को? बता दूँ उन्हें कि वो जहाँ चाहे मेरा विवाह तय कर सकते हैं? मेरा संतू बेवफा निकल गया। नैना की आवाज़ भर्रा गई। मुझे कुछ समय दो नैना, कोई ना कोई हल निकलेगा ही। संतू बोल तो गया, लेकिन उसे मालूम था कि वो झूठ बोल रहा है। वो तनाव में रहने लगा
और उसी तनाव में एक दिन वो कारखाने में दुर्घटना कर बैठा। उसका दाहिना हाथ प्रेस मशीन के चपेट में आ गया। डॉक्टरों ने हाथ को तो बचा लिया, लेकिन अंगूठे का 1/4 हिस्सा नष्ट हो गया, अंगूठे का नाखून वाला हिस्सा। 2 महीने की मेडिकल छुट्टी पर रहा था संतू, लेकिन नैना का सामना करने का साहस नहीं जुटा पाया। कैसे करता सामना? वो तो शुरू से ही डरपोक था। साहसी तो नैना थी, उसने ही पहले अपने प्रेम का इजहार किया था। वो तो नैना से डरता रहा था। संतू को जब भी नैना का प्रेम जोर मारता, पिता का खूंखार चेहरा उसकी आंखों के सामने कौंध जाता। तब उसका सारा प्रेम साबुन के झाग जैसा बैठ जाता। घर वालों ने संतू का विवाह तय कर दिया। संतू विरोध नहीं कर पाया। नैना को पता चला तो उसका दिल टूट गया। उसे अफसोस था कि उसने एक कायर से दिल लगाया है, और ये अफसोस उसे जीवन भर रहेगा। वो समझ गई थी कि उसका प्रेम किसी भी अंजाम तक पहुंचने के पहले ही असफल हो चुका है। संतू मिला नैना को। वो नैना का अपराधी था। वो सिर झुकाए खड़ा रहा। मुझे क्षमा कर दो नैना, मैं चाह कर भी तुम्हारी तरह साहस नहीं ला पाया। तुम कोई अच्छा सा लड़का देखकर शादी कर लो। नेहा ने कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप सूनी आंखों से उसे देखती रही। लेकिन 1 सप्ताह बाद ही उसे संतू को चौंका दिया। रवि से उसकी सगाई हो रही थी। रवि निठल्ला, शराबी और चरित्रहीन था। नैना तो ये सब जानती ही थी, फिर भी। लेकिन जब नैना विवाह के लिए राजी थी तो संतू उसमें क्या कर सकता था? वो किस हक से नैना को समझाए कि रवि किसी भी तरह से उसके काबिल नहीं है? आखिर में संतू ने सोचा, एक बार नैना से मिलकर उसे सच्चाई से अवगत कराया जाए। वो नैना से मिलने नैना के हॉस्पिटल गया तो रवि वहाँ पहले से ही बैठा था। संतू कुछ कह नहीं पाया, बस उन्हें भावी जिंदगी के लिए शुभकामनाएं देने के सिवाय। अब नैना के साथ हर जगह रवि था। वो कैसे नैना से बात करता? लेकिन अचानक एक दिन गांधी चौक के पास नैना टकरा गई। शायद वो रवि का ही इंतज़ार कर रही थी। पहले तो संतू को देखकर अचकचाई, परंतु तुरंत संभल गई। कैसे हो संतू? संतू बिना किसी भूमिका के विषय पर आ गया। ये क्या कर रही हो नैना? तुम या तुम्हारे घर वाले रवि को नहीं जानते क्या? क्यों अपना जीवन तबाह करने पर तुली हुई हो? रवि कहीं से भी तुम्हारे लायक नहीं है। सलाह के लिए शुक्रिया संतू। मुझे मालूम है कि रवि कैसा है। मैंने तो तुम्हारी पत्नी के बारे में कुछ नहीं पूछा। नैना ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। संतू ने देखा कि ये वही आंखें हैं जिनमें कभी उसके लिए प्यार का समंदर लहरें मारता था। वहाँ अब सिर्फ घृणा थी। उन आंखों की घृणा को सहन नहीं कर पा रहा था। उसने नज़र झुका ली। सुनो संतू, मुझे मालूम है कि तुम मुझसे आज भी प्यार करते हो, लेकिन समाज के सामने उस प्यार को स्वीकारने का साहस नहीं है और कभी हो भी नहीं पाएगा। लेकिन मुझे तुमसे जितना प्यार था, आज उससे भी कहीं ज़्यादा तुमसे घृणा करती हूँ। तुम सारी ज़िंदगी इस पश्चाताप में जलते रहोगे कि एक लड़की ने जो तुमसे प्यार करती थी, सिर्फ तुम्हारी कायरता के कारण अपना जीवन एक ऐसे व्यक्ति को सौंप दिया जिसके साथ वो कभी खुश नहीं रह सकती है। फिर मैं भी तो कम दोषी नहीं हूँ। मैं एक ऐसे पुरुष से प्यार कर बैठी जो कायर था। संतू के पास कुछ कहने को शेष बचा ही नहीं था। वो सिर झुकाए आगे बढ़ गया। तभी नैना की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। संतू, ये हमारी आखिरी मुलाकात समझना। फिर यदि हम कभी आमने सामने आ भी जाएं तो एक अजनबी समझकर मुंह दूसरी तरफ घुमा लेना। संतू एक क्षण के लिए रुका, लेकिन उसने नैना के शब्दों का कोई जवाब नहीं दिया। कुछ कदम चलने के बाद आखिरी बार मुड़कर देखा था। वो रवि के साथ धीरे धीरे विपरीत दिशा की तरफ जा रही थी। मौसम में ठंडी के बावजूद सदानंद जी का चेहरा पसीने से सना हुआ था। बाहर बारिश बंद हो गई थी। काउंटर पर बैठा सदानंद का बेटा खर्राटे मार रहा था। वृद्ध दंपति कॉफ़ी हाउस से जा चुके थे। सदानंद ने गिलास से 2 घूंट पानी पिया और जबरन मुस्कुराते हुए बोले, चलता हूँ बच्चों, मुझे माफ़ करना। हर कहानी का अंत सुखद नहीं होता। वो मेज़ से उठे और काउंटर की तरफ बढ़ गए। तीनों में से एक युवक धीरे से फुसफुसाया। ये सदानंद जी की अपनी कहानी थी। उसके दोनों साथी चौंके। पहले वाले ने गहरी सांस ली। तुमने देखा नहीं, सदानंद जी के दाहिने अंगूठे का ऊपरी हिस्सा नहीं है। अभी आप सुन रहे थे वरिष्ठ कथाकार गोविंद उपाध्याय जी की लिखी हुई कहानी इंतहा। हिंदी साहित्य की उत्कृष्ट कहानियाँ सुनते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और
कहानियों को लाइक और शेयर भी करिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।